Hey Faisal, how are you doing? Hello, Assalamualaikum. How are you? So I'm great. Before you could actually connect, मैं अभी यही बात कर रही थी viewers से कि we're going to be talking about कि पाकिस्तान ने अभी तक कैसा perform किया है in the first match so far, and also we'll come to the conversation कि फवाद आलम और सरफराज कहाँ गए all of a sudden. हम्म। They were supposed to be in the team, but let's be real about the whole thing कि क्या हुआ actually. Question is, we did sort of not very good but fine in the first innings. फिर हमने उनको contain कर लिया. Then something went wrong with our batsmen. That always happens. कि I don't know if I should just say कि ये conditions थी कि हमने इतनी जल्दी contain कर लिया, and then the same condition followed when Pakistan started their batting. What exactly happened? Where did we actually go wrong? I think ये हमारा एक बड़ा पुराना इशू है कि जब भी हम अवे सीरीज खेलते हैं, ख़ास तौर से कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन श्रीलंका में भी मैंने ये चीज़ खुद जब मैं टीम में था तो मैंने देखी थी 12 मैन होते हुए कि हमारा कोलैप्स जो है ना वो होता ज़रूर है कहीं ना कहीं। और ये एक ऐसा वैलिड पॉइंट है कि जब भी जो हमारी ऑपोजिशन टीम्स हैं दूसरी, मैं अक्सर हमारे जो दूसरी टीमों के दोस्त हैं, प्लेयर्स हैं, उनसे पूछता हूँ कि आप लोग जब मीटिंग करते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो क्या प्लानिंग करते हो। 99% प्लेयरों ने हमें यही कहा है कि हमें ये इस बात का आइडिया होता है कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करने की हमें अपॉर्चुनिटी देगी। तो हर टीम जो है वो अपने माइंड में अपनी टीम जो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है उसमें ये चीज़ ज़रूर जहन में रखते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम हमें फर्स्ट इनिंग में अटैक करती है या फर्स्ट इनिंग में गिरती है तो वो सेकंड इनिंग में हमें ज़रूर चांस देगी। और एग्जैक्ट वही हुआ कि आप देख लीजिए कि हम फर्स्ट इनिंग में जिस तरह बैटिंग की हम लोगों ने, उसके बाद बॉलिंग तो हमारी सबको पता है कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो टफ टाइम, दुनिया की ग्रेट टीमों को उसने टफ टाइम दिया है, इवन ऐसी टीमों को भी जिन्होंने हमारी सीरीज स्टार्ट होने से पहले आउट क्लास किया है किसी भी टीम को। तो Right. वो चीज सामने रखते हुए अगर आप देखें तो वो एक एक्सपेक्टेड था, उनके जहन में जो प्लान थे उन्होंने एग्जैक्ट वही एग्जीक्यूट किए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो थी, हम अक्सर ये बात करते हैं कि जिस तरह हमारे बॉलर्स दूसरी टीम के बैट्समैनों की प्लानिंग करके आते हैं कि इनको यहाँ बॉलिंग करनी है, यहाँ बॉलिंग करनी है, सेम इसी तरह दूसरी टीम वाले भी हमारे पे प्लानिंग करके आते हैं। यही Of बात मैं course. कल कर रहा था कि जब आप हमारे बैट्समैनों की फील्डिंग जो उनकी अगेंस्ट खड़ी की थी हर बॉलर ने इंग्लैंड के, वो टोटली डिफरेंट थी कंपेयर टू द फर्स्ट इनिंग। यानी इसका मतलब है कि वो सेकंड इनिंग में हमारे बैट्समैनों के फॉल्ट जो थे वो प्लान कर आए थे, पहले भी उन्होंने प्लान किए हुए थे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैच के अंदर कोई बैट्समैन अपनी किसी चीज को थोड़ा बेहतर करके आया होता है तो वहां पर ये नोट किया जाता है कि यार अब इसका कौन सा वीक एरिया हमें इस सिचुएशन में नजर आ रहा है। एग्जैक्टली दे डिड द सेम विद आबिद अली, अजहर अली, असद। उन्होंने उनको उन्हीं एरियाज में बॉल किए और फील्डिंग उनके लिए एग्जैक्ट उसी जगह पे खड़ी करी कि आप देख लीजिए उसका रिजल्ट उनको मिला। कंपेरेटिवली हम जब ये देखते हैं कि हमारे बॉलर्स जब थोड़ा सा बॉलिंग में अटैक करते हैं, गो कि हम आउट जरूर करते हैं लेकिन थोड़ा सा लाइन और लेंथ की इनकंसिस्टेंसी जरूर होती है। उनकी जो बॉलिंग होती है वो उन एरियाज में ज्यादातर जरूर गिरती है, बट एट टाइम्स हमारे बैट्समैन जो है कभी कभार क्योंकि थोड़ी सी फॉल्टी टेक्निक होती है, तो फॉल्टी टेक्निक में जब कभी अच्छा भी बॉल गिरता है तो वो आपके बल्ले के कोई इधर उधर के एज से या आप बीट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से निकल के ठीक. चला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली आप कह सकते हैं कि यू हैव टू गिव एज टू द इंग्लैंड कि उन्होंने जो है हमारे पे प्रिपरेशन बहुत अच्छी की सेकेंड इनिंग के अंदर। Before Faisal, I'll come towards the critiques. बात ये है कि what happened to Babar Azam basically. He was pretty good in the first innings, and हमने देखा कि Nasir Hussain really praised him, which is good. I mean, like, ठीक है, he has that technique, and we've been missing it. बहुत सारे लोग उसको विराट से कंपेयर करते हैं, and then if he's young, he's energetic, he's learning, he's been given a responsibility of a captain as well, which obviously उसको ज्यादा प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीजें। लेकिन बात ये होती है कि हमारी किसी भी जगह पे कंसिस्टेंसी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रही होती है that others are reading us better and we are not working on our mistakes की जो गलतियां हम रेगुलर बेसिस पे करें टेक्निकली। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसको मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं अपने करियर में इस चीज को बहुत वर्क करता था, अपनी सेल्फ एनालिसिस खुद करता था। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कल्चरल इश्यूज की वजह से बहुत सारे लड़के जो हैं उनको आइडिया ही नहीं होता, वो एक अपने माइंड फ्रेम में जाते हैं। इवन हमारे पास फॉरेन कोचेस भी आते हैं, वो भी बहुत हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लड़कों को बेचारों को लैंग्वेज इश्यू होने की वजह से जो है समझ में भी नहीं आती कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो
टाइम एंड आप ये कह लेंगे कि मैंने वक्त के साथ साथ ये चीजें देखी हैं। आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है अपने आप के लिए। यासिर शाह की एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आपने बाबर की बात की कि आप उनके पिछले 2 साल उठा के देख लीजिए, जब मुश्ताक अहमद वाज नॉट विद द साइड, वो कॉन्स्टेंटली उनका डाउनफॉल था और वो अपने हर स्टेटमेंट में ये कह रहे थे, जो ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि मैं मुश्ताक अहमद की कमी महसूस कर रहा हूँ। इट मीन्स कि एक आदमी जो इतनी क्रिकेट खेल चुका है, जिसको इस लेवल के ऊपर किसी की आप, हाँ मोटिवेशन जरूर होती है, लेकिन आप अगर डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, अगर आप डिपेंडेंट हैं, इट मींस के यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट लर्निंग एंड यू आर स्टिकिंग टू योर मतलब उसी प्लान के ऊपर जिस पर आप पहले मैच से खेल रहे हैं। तो मैं, यासिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्रेडिट गोज टू मुशी भाई प्लस हिज ओन परफॉर्मेंस, बट मैं फिर यहाँ यही बात करूंगा कि ही नीड्स टू थिंक नाउ, 200 प्लस विकेट ले चुका है वो, उसको अब खुद सोचना चाहिए कि भाई मुझे किस तरह बैट्समैन को प्लान करना है, मैं कैसे आउट करूंगा। आप शेन वॉर्न को देखें, शेन वॉर्न को सुने, वो खुद ये बोलता है कि भाई आई डिड माई सेल्फ एनालिसिस, मैंने खुद हर चीज सेल्फ एनालिसिस किया है, मैंने खुद हर चीज की है, एंड देन हाउ आई ग्रोन अप टू बी वन ऑफ द बेस्ट। तो यासिर अगर उस स्टेज के भी बीच में है, सेम गोज विद बाबर। बाबर को भी बहुत जल्दी, जब आपका सवाल था, कप्तानी में लिया, ही इज वेरी गुड। मैं कराची किंग्स में उनको बहुत करीब से पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, माशाल्लाह काम करते हुए उनके साथ, ही इज गॉट अ वेरी गुड वर्क एथिक्स। बट एंड ऑफ द डे कभी कभार ये होता है कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो आपको या तो अंडर प्रेशर कर देते हैं, या आपको मतलब यू नीड गुड कंपनी अराउंड एज वेल टू बी फ्रॉम गुड टू बेस्ट। अब वो ऑलरेडी जो रोल अजहर असद को प्ले करना चाहिए था यूनुस और मिसबा के बाद या जिसके भी बाद, वो काम उल्टा बाबर कर रहा है। तो मेरा सवाल ये कि भाई तुम लोग दोनों तीनों जो सीनियर प्लेयर हो, 10-10 12-12 साल से खेल लो, यू शुड प्ले अ सपोर्टिंग हैंड टू बाबर। आप लोग उसको क्वेश्चन प्रोवाइड करो एंड देन यू विल सी वेयर डिड ही गो, वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, वंस आई वाज टॉकिंग टू सुहेब अलवी एज वेल, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप भी जानते हैं उनको। he said, ये हम ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात कर रहे थे, अपना आइडिया शेयर कर रहे थे, एंड ही हैड दिस पॉइंट कि जब किसी भी टीम में, मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रही हूँ, सीनियर प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें बैट्समैन या किसी भी कैप्टन का अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अथॉरिटी डिवाइड हो जाती है कि मैं तो सीनियर हूँ। जैसे मतलब उन्होंने तो इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पिछली टीम में हम देखा, जब सरफराज अभी वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन था, तो वहाब भी था, मोहम्मद हफीज भी था, शुएब मलिक भी था, ऑल दीज प्लेयर्स, they are senior players, some of them had been captain of Pakistan team as well. Now मैं कैप्टन हूँ और कोई मेरे नीचे से उठकर आया है, तीनों के तीनों फॉर्मेट्स को कैप्टन कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू और अस टू हैंडल, दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आता। तो वहां पर इस गैप को फिल इन किसने करना होता है? इस गैप को क्या प्लेयर्स ने खुद ही फिल इन करना होता है या कोई थर्ड पर्सन होता है? देखें, इसके अंदर सबसे पहली बात जो मैं ये कहता हूँ, जो मैंने पर्सनली भी फील किया, वो ये कि मैनेजमेंट का सबसे पहला रोल प्ले होता है इस सारी चीजों के अंदर। क्रिकेट बोर्ड नंबर 1, देन द टीम मैनेजमेंट, देन द सीनियर प्लेयर्स एंड देन द कैप्टन। ये जब चारों पिलर जब एक साथ खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें सपोर्टिंग रोल में आती हैं किसी के भी लिए। कल्चरल इश्यूज, मैं कॉन्स्टेंटली ये चीज हाईलाइट करता हूँ, हमारा बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेट को छोड़ के किसी भी फील्ड में आ जाए, हमारे पाकिस्तान की जो भी हमारे लोगों की मेंटालिटी है, वो सेम तरीके से रिएक्ट करती है कि जब भी उनका कोई सीनियर या जूनियर उनसे बड़े ओहदे पे आ जाता है। ये एक बड़ी रियलिस्टिक बात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड वी कैन नॉट ओनली ब्लेम क्रिकेट सेटअप कि हमारे क्रिकेट में ये सारा माइंडसेट प्ले करता है। ये माइंडसेट हमारा कल्चरल इशू है, इसको चेंज करने की जरूर बहुत कोशिश की गई है। इसमें फॉरेन कोचेज आए, फॉरेन मैनेजमेंट आई, लोगों ने ट्राई बहुत किया, अभी तक ट्राई कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे जो मैं समझता हूँ वो यही है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जब तक वो अंदर से अपने आप को थोड़ा सा ऑनेस्ट नहीं करेंगे अपने माइंडसेट में, क्योंकि यहाँ मैंने जो रियलाइज किया वो 2 तरीके के फेसेस देखे हैं कि वो मीडिया में कोई और बात करते हैं सीनियर प्लेयर्स, और क्लोज डोर मीटिंग्स और बिहाइंड और ऑन द टूर वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ उस कैप्टन, सबसे पहले तो उस इंडिविजुअल जो कैप्टन है उसका देखा जाता है कि यार वो उसकी क्या इस वक्त से है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखा गया वो ये देखा गया कि कैप्टन सक्सेसफुल वही हुआ है जिसकी अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो टॉप पे रहा है, कॉन्स्टेंट टॉप पे रहा हो, क्योंकि देन वो अपनी अथॉरिटी जो है वो आप कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर बोल सकता है। जब कैप्टन की परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हुई है, जब कैप्टन की परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि ऐसी हुई है कि प्लेयरों ने ये सोचा कि यार मैं तो ज्यादा बेटर बैट्समैन हूँ, नहीं यार मैं तो ज्यादा बेटर बॉलर हूँ,
एंड सडनली आपने पीएसएल में या कहीं पर या किसी और जगह पर उन बंदों को वाइस कैप्टन होते हुए देखा या कैप्टन होते हुए देखा, तो माइंडसेट खुद ब खुद ही जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो प्लेयरों का है वो चेंज और शफल होना शुरू हो जाता है। तो ये कल्चरल इशू है थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट क्योंकि पीछे से हिस्टोरिकली एक इस तरीके की चलती हुई आ रही है कि इसको चेंज होने में जरूर टाइम लगेगा। आप देख लीजिए वाइस कैप्टन क्यों नहीं पहले टीम के साथ बनाया जाता था, काफी अरसे तक मिसबा के साथ जब वो कैप्टन थे तो वाइस कैप्टन ही नहीं रखा जाता था। उसकी भी वजह यही थी कि वो ये बोलते थे कि यार जब वाइस कैप्टन बना लो तो वो टीम में जो है वो ग्रुप बनना शुरू हो जाता था, कोई वाइस कैप्टन की तरफ देख रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो ये माइंडसेट का गेम है सारा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जब तक वो नीचे से ठीक नहीं होगा ऊपर तक, उस वक्त तक आप इसको पे कितने प्रोग्राम्स कर लें, डिबेट कर लें, ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, कुछ प्लेयरों की एक रिकग्निशन हमारे मुल्क में जरूर होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से बिलोंग करने के बाद, जहां आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक उनको एज जरूर मिलता है कि हाँ यार मे बी इस लड़के को जो है वो एज मिल जाए, मे बी इस लड़के के पीछे जो है वो सिस्टम पड़ जाएगा, इसको उतार दिया जाएगा, ये वो। तो ये एक इश्यूज है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम इतना ज्यादा बात करते हैं कि ये डिबेट होती है इस बारे में, और बहुत ज्यादा होती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि आप साइकोलॉजिकली आपका प्लेयर कहाँ स्टैंड करता है, कितना फर्म है, वो प्रेशर किस तरह से हैंडल कर सकता है। और मेरे ख्याल में जितनी भी स्पोर्ट्स होती है उसके अंदर आपका मेंटल हेल्थ इक्वल पार्ट पे प्ले करता है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे नहीं, मैंने ये मेरी राय है, एंड यू कैन डिसएग्री विद मी if it is like that for you, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ है उसकी अंडरस्टैंडिंग तक मेरे ख्याल में अभी तक बोर्ड भी नहीं पहुंचा है। वी डोंट मेक हमारे यहाँ उस तरह की वर्कशॉप्स, जैसे आई रीड अदर ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की या साउथ अफ्रीकन एंड सो ऑन, जितने भी बोर्ड्स देखते हैं क्रिकेट के, दे हैव दीज वर्कशॉप्स जहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आइडियाज एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एनालिसिस में हर प्लेयर अपना कितना पार्ट। प्लेयर की अपनी एक खासियत है कि वो बैट्समैन है और उसकी क्या बॉलर है उसकी क्या, लेकिन उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक और भी तो कोई इंडिविजुअलिटी होती है। उस इंडिविजुअलिटी को निकालते हुए उसे एक अलग से जॉब दी जाती है, टू जस्ट मेक इट एन इन्वॉल्वमेंट और टीम वर्क टाइप ऑफ अ थिंग other than just playing। तो क्या वो पाकिस्तानी सेशंस में नहीं होते? आई हैव रेज्ड इट सो मेनी टाइम्स विद सो मेनी प्लेयर्स, लेकिन मुझे कभी भी इसका एक्यूरेट जवाब नहीं मिला कि क्या ये पीसीबी करवाता है। हैव यू सीन इट, एक्सपीरियंस्ड इट? देखें, मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर मैं तो ये तो खैर पाकिस्तान में अवेयरनेस अब स्टार्ट हुई है, मैं तो बहुत टाइम से इस चीज को बोल रहा हूँ। और इनफैक्ट क्योंकि आई हैव बीन अब्रॉड अ लॉट, आई हैव बीन प्लेइंग इन इंग्लैंड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, मतलब मैं यू बीन कोचिंग देयर एज वेल जी, तो मैं ये पूरे सिस्टम को बहुत पहले से समझता हूँ, प्लस आई एम एजुकेटेड, मैं चीजों को अंडरस्टैंड कर लेता। तो आई ट्राई टू चेंज दैट कल्चर इन आवर सेटअप। अब प्रॉब्लम ये है कि आप खुद बताएं, एक आदमी जब उस सिस्टम को चेंज करने की बात करता है तो सबसे पहले तो सारे उसके पीछे पड़ते हैं कि यार ये क्या अंग्रेज आ गया हमारे मुल्क के अंदर, यार इसको हटाओ। तो ये हमारे यहाँ ग्रास रूटेड कल्चरल इशू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सब इन चीजों से गुजरे हुए हैं। मैं जब गौरव, अभी ये रिसेंटली जब गौरव ने थोड़ा हाईलाइट किया या बाहर के मुल्कों से हाईलाइट हुआ, तो मैं तो एक जगह एक फॉरेन प्लेयर से बात कर रहा था, मैंने कहा यार तुमको अगर ये चीज इतनी मुश्किल लग रही है तो हम तो, मेरे ख्याल में ये चीज स्टार्ट होते ही हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो इतने टफ सिनेरियो से मेंटली गुजरते हुए आते हैं। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाए जाते हैं, बट बिकॉज हमारे यहाँ सेटअप के अंदर लोग मेंटली इतना मजबूत होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर या किसी भी फील्ड में, क्योंकि वो एक टफ लाइफ के थ्रू होते हुए आ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनको उससे निकलना आता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ये सेशंस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ ये सेशंस हुए हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी ऑन रिकॉर्ड चेक करें, वर्ल्ड कप में टीमें जा गई हैं, बड़े बड़े नाम थे, उनके सेशंस करवाए गए, रिजल्ट जाते ही जो है वो कुछ नहीं हुआ। सब कुछ पीसीबी ने अप्लाई करा के दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, वो सब कुछ छोड़ें, मैच फिक्सिंग का छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं कि ये अर्ली 2000 से आईसीसी और पीसीबी जो है वो क्लास जो है वो देती हैं कि ऑफिशियल्स आते हैं, आपको पूरा ब्रीफ करते हैं, आपको पूरी वीडियोस दिखाते हैं, आपको सारा बताते हैं। 20 साल तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, उसके बावजूद भी आज तक आप देख लीजिए ये इशू आता है। लोग ये बात करते हैं लड़कों को क्यों नहीं ट्रेन किया जाता, बिल्कुल ट्रेन किया जाता है। लड़कों को पूरी पूरी क्लासेस दी जाती है, उनको पूरा ब्रीफ किया जाता है आईसीसी ऑफिशियल। व्हाट हैपेंस? फिर ये होता है कि अपनी नीयतें खराब है। फिर ये होता है कि मैं मीटिंग से निकला और मीटिंग से निकल के सीधा वो जो है गया उसी बंदे से मिलने जिनके बारे में बताया जा रहा है कि यार इनसे आप ना मिले।
तो ये अच्छा। ये सब चीजें, ये बेकार बातें हमारे कल्चर में जो है ना, मैं सॉरी टू से अब ये इसलिए कहूंगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, क्योंकि ये चीजें लोगों ने ट्राई की, हो रही हैं, लेकिन माइंडसेट जिनको ये वो चीजें एक्सेप्ट करके उसको आगे लेके बढ़ना है वो ही नहीं करना चाहते, तो फिर आपका इन सब चीजों से मतलब कराने का क्या फायदा है, आप ये मुझे बताइए। तो कोशिश, मैं इस चीज का बिलीवर हूँ कि भाई कोशिश करवाते रहो, उनको बार बार ड्रिल करते रहो, शायद आज नहीं तो कल या 10 साल बाद किसी ना किसी जनरेशन के जहन में ये चीज जहन नशीन हो जाए कि भाई ये ट्रैक को हमने फॉलो करना है, इस ट्रैक पे चलना है। फिटनेस की, सॉरी आपने जब शुरू में अभी बात की, फिटनेस कल्चर हमारे यहाँ शुरू से नहीं है, लेकिन बहुत सालों से, मतलब पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कल्चर डेवलप जरूर हुआ है। अब मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या है, हम एक कैंप में आते हैं, हम एक सेशंस में आते हैं, हम किसी भी टूर की प्रिपरेशन में आते हैं, सारे लड़के उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, जब वापस घर चले गए तो घरों में तो सबके वही बन रहे हैं जो आपके और मेरे बन रहा है, अब वही सारी चीजों को खा रहे हैं और पी रहे हैं और फिर उसको, लेकिन फिर भी आप ये कह लीजिए कि लड़के उसको मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अब के लड़के समझ चुके हैं कि यार हमारे लिए कितना जरूरी है न्यूट्रिशन का ख्याल करना, हमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो हम हमें बहुत सारी चीजों का फाइनेंशियली नुकसान है। लड़कों को इस बात की अवेयरनेस है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से हमारे कल्चरल खाने जो है घरों में बनते हैं, वो बेचारे नहीं चाहते हुए भी जो है वो उससे अपने आप को नहीं दूर रख सकते, तो शायद वन ऑफ द रीजंस हो सकती हैं ये। प्लस आपने जो अपने सवाल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और इन मुल्कों की बात की कि जी उनके मुल्कों के अंदर ये सब चीजें हैं, उनके मुल्कों के अंदर ये सब चीजें हैं ग्रास रूट लेवल से। इवन आप उनके एक आम आदमी के पास भी अगर कभी किसी सवाल को लेके जाएंगे तो वो आपको उसको जवाब देगा, क्योंकि उसके मुल्क के सारे कानून और कायदों का पता है। हमारे मुल्क में आप किसी के पास भी चले जाएं, उससे एक कानून पूछ लें, उसको दूसरे की पहले की लाइन पूरी नहीं पता होगी तो वो दूसरा क्या बताएगा। तो कल्चरल इश्यूज हैं, माइंडसेट इश्यूज हैं, डेवलपमेंट इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग यूज टू नहीं है। हमारे लोग वक्त के साथ साथ सीखते हैं, तजर्बा हासिल करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, दुनिया देखते हैं, फिर समझ में आता है कि हाँ यार हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये अपने मुल्क में ट्राई करना चाहिए, हमें ये अपने लोगों को बताना चाहिए। तो हमारी ये एक्चुअली ये मेजर प्रॉब्लम है कि जिसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में चीजें जो है वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाएं और लड़के अपने आप को अच्छा। Coming to the most awaited question, I so wanted to ask you this. Why do you think? अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा तो इस पर गिला है कि फवाद आलम को आपने डोमेस्टिक से निकाला, ही वाज परफॉर्मिंग देयर, फिर आपने उसको टीम में शामिल कर लिया, फिर आपने उसको बिठा दिया कि वो बैठे और चिल आउट करे, ना वो परफॉर्म करे ना कोई सवाल उठाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, आपने तो उसे बिठाया हुआ है और कोई क्वेश्चन भी नहीं रेज करेगा, और टीम में भी हमने शामिल किया हुआ है। तो मतलब डर किस चीज का है? अगर खिला लेंगे तो परफॉर्म कर लेगा, फिर खिलाना जरूरी हो जाएगा, मसला क्या है? एंड व्हाट्स अबाउट सरफराज? मसला सीधा सीधा फवाद का ये है कि जिसको मेरी हिस्ट्री पता है उसको फवाद आलम का केस ऑटोमेटिकली पता है। ये बहुत ही, मतलब मैं तो बड़ी खुली बात करता हूँ, बोलता हूँ भाई आप मेरे साथ जो हुआ है आप सेम देख लीजिए, वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे मैटर में हर दफा कैप्टन जो है वो कोशिश करता था कि यार अगली सीरीज में सिलेक्टर्स को कन्विंस कर लूं कि नहीं यार मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। बट फवाद आलम के केस में सिर्फ इतना हुआ है कि जो मीडिया प्रेशर डाला है उनके ऊपर, और काफी सारी चीजें उनके पास ऐसी पड़ी हुई थी कैप्टन को या मैनेजमेंट को उनके जहनों में कि वो अब उसको बगैर खिलाए हुए ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। मैं बगैर खिलाए ड्रॉप हुआ, मैं 3 सीरीज इसी तरह गया, पानी पिलाता रहा, 12 टेस्ट मैच, 8 टेस्ट मैच मैंने स्ट्रेट अवे पानी पिलाया, और चौथी सीरीज और 90 टेस्ट मैच में मैं बगैर खेले बाहर हो गया। तो मैं उस चीज को समझ सकता हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इस वक्त फवाद आलम टीम में अगर सिर्फ हैं तो वो मीडिया प्रेशर की वजह से हैं, जिसकी वजह से उन पे भी प्रेशर बहुत होगा। उनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह है, उस पर कोई सवाल ये निशान नहीं है, और ये चीजें पास्ट में और भी लोगों के साथ रही हैं। हमने और भी बहुत सारे लड़के हैं जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को हमने टॉप पे रखा कि एक मीटिंग के अंदर सेलेक्टर के आगे जो है इनके पास कोई जवाब ना हो ये बोलने का कि जी इनकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, हमें फलाना फलाना लड़का लेके जाना चाहिए। सब कुछ करने के बाद एंड में इनके पास जो आखिरी रास्ता रह जाता है वो यही रह जाता है कि वो प्लेइंग 11 में नहीं उतारते, और प्लेइंग 11 में नहीं उतार के वो फिर क्या करते हैं कि वो आपका टाइम किल करते हैं। आपका टाइम जो है वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने निकालते हैं। आप मेरे मैचेस उठा के देख लीजिए, मैंने रिप्लेसमेंट में खेले हैं, वो एक मैच 9 महीने के बाद, एक मैच 11 महीने के बाद, एक मैच 6 महीने के बाद। उसकी सिर्फ वजह ये थी, और सर्वाइवल की वजह भी ये थी कि वो एक मैच में 40-50 रन करके अपनी सांस आ जाती थी कि भाई चलो अब आगे की अगली दफा में जगह बन रही है। बट यहाँ पर टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहता है हर उस प्लेयर के लिए। फवाद आलम, मैं कह रहा हूँ, बहुत लकी हैं इस वक्त के मीडिया ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। खासतौर से हमारे यहाँ कराची के मीडिया ने उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, उसको रखा सामने, उसके केस को रखा।
अब ये बेहतर जवाब जो है वो मिसबा या मैनेजमेंट ही दे सकते हैं कि वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं उतारे। बट मैंने अपने ट्वीट में और मीडिया सोशल मीडिया पे ये बात हाईलाइट की थी कि जब भी ऐसा कोई प्लेयर होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई प्लेयर होता है हम जैसा, उसके लिए ना खिलाने के कोई ना कोई वे आउट जरूर मौजूद होते हैं। अगर मैं राइट हैंडर हूं तो मेरे टाइमों में ये होता था कि नहीं यार अब हम एक लेफ्ट हैंड बीच में उतार लेते हैं, तो उस लेफ्ट हैंड के चक्कर में मैं बाहर का बैटर रह गया और लेफ्ट हैंडर जो है ना अपने उन्होंने अपनी मर्जी का खिला दिया। अच्छा जी, वो फेल हो गया। उसके बाद क्या किया कि यार हम एक काम करते हैं, हम ऑलराउंडर ले लेते हैं। तो छठा बैट्समैन ना खिलाने के लिए जो है वो ऑलराउंडर का भी चांस लेंगे, वो दो स्पिनर का भी चांस लेंगे, वो लेफ्ट हैंडर होगा तो राइट हैंडर का। एक एक्स्ट्रा बॉलर भी निकाल के देंगे। दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट कि यार किसी तरीके से हम ये टाइम किल करें, या उनका अपना कोई बेस्ट बडी होगा तो वो होगा जैसे श्रीलंका में उन्होंने डोगर को खिला दिया था मेरी जगह और चांस ले लिया था कि यार ये क्लिक हो गया तो अगली सीरीज में हम उनको बाहर कर देंगे। ये इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आई हैड चैट्स विद द सिलेक्शन कमेटी आफ्टर दैट एंड दे टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि भाई मीटिंग में जो है वो ये बात हुआ करती थी, आपके सिर्फ रन आपको बचा लेते थे, वरना कप्तान साहब की तो पूरी कोशिश होती थी कि वो कभी लेफ्ट हैंडर की लॉलीपॉप लाते थे, कभी ऑलराउंडर की लॉलीपॉप लाते थे। और एक टाइम तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप भेज लें जितनी दफा भेजना है, मैंने खिलाना नहीं है। राइट। अच्छा, एक लास्ट अबाउट सरफराज। सरफराज डिडंट, लेट्स एक्सेप्ट इट, सरफराज डिडंट डू गुड इन वर्ल्ड कप, ठीक है। इवन दो आम कराची आइड सपोर्ट सरफराज फॉर द फैक्ट कि अगर वो परफॉर्म करेगा, फवाद आलम को भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज ने खुद अपनी नैया इसलिए डुबोई। हाँ, उसके ऊपर प्रेशर बहुत था, आपने तीनों फॉर्मेट्स उसे उठा के दे दिए, लेकिन इंसान की क्या अपनी से नहीं है। इफ आई नो कि मेरी परफॉर्मेंस हर्ट हो रही है या मैं इस वक्त इतना मैनेज नहीं कर सकता, मेरे ऊपर सीनियर्स का प्रेशर है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद कराने हैं, तो आई शुड स्टिक टू T20 और स्टिक टू वनडे, यू नो, एंड देन जब मुझे मौका मिल रहा है मैं परफॉर्म करूं। इस बात को भी शायद नहीं डिनाई करना चाहिए। जवाब ऑब्वियसली आपका होगा कि फिटनेस इश्यूज थे सरफराज के जब वर्ल्ड कप चल रहा था। आई सपोर्ट सरफराज की जिस तरीके से उसको निकाला गया, जो एक लॉबिंग सी नजर आई थी, नहीं मुझे नहीं पता, वो साउंड अच्छा नहीं कर रहा था, दिख भी अच्छा नहीं रहा था। सो इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे और समथिंग प्रोबेबली। लेकिन डू यू अग्री विद द फैक्ट दैट ये जो प्रोसेस है, एक तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, दूसरी चीज ये कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कैसी थी और अभी वो टीम में आया है तो क्यों आया? देखें सरफराज का सवाल आपका ये बहुत अच्छा है। हम सब ये बात कोट कर चुके हैं मीडिया में कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक बात का लेके हम सब डिबेट करते हैं T20 की, जी उसने T20 में रैंकिंग अच्छी रखी हुई थी, T20 के अंदर जो है उसकी परफॉर्मेंस भी रीजनेबल बेटर थी, T20 से उसको नहीं निकालना चाहिए था। हाँ ठीक है, जो आखिरी सीरीज उसने T20 की एज ए कैप्टन खेली थी होम के अंदर, तो आई थिंक वो उसको शायद चांस दिया था, एक उसको लास्ट मे भी शायद अपॉर्चुनिटी बिहाइंड द क्लोज डोर मीटिंग में बताई हो कि भाई आपको इस सीरीज में करना ही करना है वरना आप बाहर हैं। तो आई थिंक वो सीरीज सरफराज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आखिरी वाली मुझे याद पड़ रहा है, आई थिंक शायद श्रीलंका की अगेंस्ट थी जब उन्होंने यहाँ टूर किया था T20 की। तो सरफराज का ही हिमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड, ही कैन नॉट। और ये बात सरफराज को बहुत खुद बखूबी पता है, मेरे उसके साथ कॉन्वर्सेशन होती रहती है, ही नोज एग्जैक्टली, उसको पता है कि मैं वो किस जगह पर खड़ा है, उसको पता था कि वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो बाहर होगा। इवन सरफराज के अलावा भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये रिवाज है कि कप्तान अगर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो कप्तान के ऊपर मुसीबत आना शुरू हो जाएगी। तो सरफराज को ये बात का आइडिया हो गया था। डेफिनेटली फिटनेस इश्यूज थे वर्ल्ड कप में उसके, हम सबको पता है। उसने फिर उसके बाद काम भी किया, डिफरेंट बॉडी के अंदर वो नजर आया अभी जब वापस टीम के अंदर आया। जो मेरा सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि सरफराज ने पिछला डोमेस्टिक सीजन पूरा खेला था, उस डोमेस्टिक सीजन पूरा खेलने के अंदर सरफराज ने ये प्रेशर क्रिएट नहीं किया सिलेक्टर्स के ऊपर कि भाई ये मेरी बड़ी परफॉर्मेंस है, मैं 300 करके आ रहा हूँ, 400 करके आ रहा हूँ। मतलब यू नो जब जो हम लोग किया करते थे जिसके ऊपर हम आज एग्जैक्टली हम आज कोट इसलिए करते हैं कि हम ये करके आए थे क्योंकि हमें पता था और हम पहुंचे वहां पर। उन्होंने नहीं खिलाया, दैट्स एन अलग स्टोरी है। तो ये बात सरफराज को समझ में आती है, उसको पता है कि बहुत सारी चीजें जो है उसको किस तरीके से करनी है। और फिर एक चीज मैं देखें यहाँ रिजवान को भी फेवर करूंगा, सपोर्ट करूंगा, चाहे रिजवान होता या उसकी जगह कोई और विकेट कीपर होता। जब स्लॉट किसी के लिए खाली किया जाए तो देन यू हैव टू बैक फॉर दैट अदर पर्सन आल्सो, बिकॉज ही इज आल्सो कमिंग आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो भी ऑल्सो उतना चांस डिजर्व करता है, उतना स्पेस मांगता है कि भाई ठीक है मुझे भी आप अपॉर्चुनिटी दो, लेट मी प्ले, लेट मी शो माई टैलेंट, जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो सरफराज ने अपॉर्चुनिटी दी है रिजवान को। अब रिजवान को अगर चांस पूरा मिल रहा है, ही हैज टू परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो देन आपके पास फिर सरफराज है और ऑलरेडी वो रोहिल नजीर जो नया अंडर 19 का विकेट कीपर आया है उसको साथ लेकर के तैयार कर रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये एक बड़ा पुराना सिलसिला है
कि आपको जब भी किसी प्लेयर को निकालना होता है या सिलसिला आगे चलाना होता है तो आपको नए प्लेयरों की जो है वो यंगस्टर्स की जो है वो लॉलीपॉप घुमानी पड़ती है बताने के लिए कि जी हम यंगस्टर्स लेकर आ रहे हैं, और यंगस्टर्स की आड़ में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, पॉलिटिक्स भी हो जाती है और बहुत प्लेयरों के करियर भी आगे और पीछे हो जाते हैं। हम दूसरे मुल्कों के जब कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे भी आपने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जिक्र दूसरे चीज़ों से रिलेटेड की, तो हमें इस चीज़ से रिलेटेड भी उन मुल्कों को देखना चाहिए। वो अपने सीनियर प्लेयरों को या जो भी परफॉर्मर हैं उनको बैक करते हैं, ऑल द वे तक जाते हैं। आपके सामने क्रिस ब्रॉड की एग्जाम्पल, स्टुअर्ट ब्रॉड की एग्जाम्पल है, एंडरसन की स्मिथ एग्जाम्पल की है, आप देख एग्जांपल है। लीजिए। एग्जैक्टली तो एक वो लोग करते हैं, मतलब वो उनके मुल्कों के टॉप पे रहने की लॉजिक्स ये नहीं है, दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर सिस्टम। डेफिनेटली पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें उनकी होती हैं, बट उनका वहां भी कल्चरल होते हैं। माइंडसेट बहुत अच्छा है कि वो हाँ। देखते हैं कि हाँ यार, अगर ये आदमी डिजर्व करता है 500 विकेटों तक, 600 विकेटों तक जाने के लिए, फिट है, परफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डोमेस्टिक में भी आउट कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, दे कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग, तो वो सब कंबाइंड मिलके बैक करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे कल्चरल इश्यूज की वजह से जो है ना, एक सेट ऑफ माइंड जो है वो कुछ और कह रहा होता है, दो सेट्स ऑफ माइंड कुछ और कह रहा होता है, और ऑलरेडी जो कलेक्टिवली जिनको डिसीजन लेना है, जब वही डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट में रहेंगे, तो फिर हम कहाँ उन लोगों से कंपेयर करेंगे जिन लोगों के साथ मुकाबला करना है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फैसल फॉर योर टाइम। आई नो इट हैड बीन अ वेरी शॉर्ट कॉल अप टू मैनेज दिस, बट देन द वे दिस टेस्ट वाज ट्विस्टिंग, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक कि हमारी टीम अभी कहाँ जा रही है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो होप टू get back with you live some other time, some other session, probably by the end of this test. Thank you so very much for your time. यू वेलकम इंशाल्लाह। Thank you. Bye. अल्लाह।